हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटिफिक बाय कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने अपने इस चैनल की 24th वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले 23 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है एक बहुत ही ब्रॉड वे में बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन को, प्लस एक वीडियो और मैंने लास्ट अपलोड करी थी जिसमें हम लोगों ने एंजाइमोलॉजी के बेसिक्स को भी समझा था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंजाइम काइनेटिक्स क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं, उसमें से मेन क्या है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और दूसरा इनहिबिटर्स। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वाला इसी वीडियो में हम लोग डील करेंगे और इनहिबिटर्स के लिए एक अलग से वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में क्या सीखेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में हम लोग माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स क्या होती है उसको समझेंगे, उस काइनेटिक्स के आउटकम क्या है उसको जानेंगे और उसके थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कोई भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है वहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो एरो पे K1 K2 जो भी लिखा हुआ उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पहले कुछ और चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। होता क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जब आपस में मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और अगर वो बन गया तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि यही बनेगा, हो सकता है ये रिवर्स हो जाए। ठीक है, और अगर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे, हो सकता है वो भी रिवर्स हो जाए। लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी वाला जो है साइन ये हमने अलग से दिखाया है, ये दूसरा रिवर्सिबिलिटी का साइन मैंने जानबूझ करके बना रखा है ऐसा। ठीक है दोनों रिवर्सिबिलिटी के ही साइन, लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी का साइन ये डिनोट करता है कि ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है स्टेप और ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। ऐसा आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ रखा होगा कि कुछ स्टेप्स कैसे थे, इरिवर्सिबल स्टेप भी थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात को समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, ये K1 K2 क्या है और इसकी एक अच्छे से फीलिंग लेते हैं। तो होता क्या है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में टकराते हैं, ये एंजाइम मान लेते हैं इस कैप को और इसको हम लोग सबस्ट्रेट मान लेते हैं, और ये आपस में टकरा रहे हैं। ये 5 बार टकराया तब एक बार जाकर के कॉम्प्लेक्स बना, नहीं तो हर बार क्या हो रहा था, कभी हर बार प्रॉपर वे में मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चला कि इनके एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जब प्रॉपर वे में टकराने का मतलब कोलिजन होगा तभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब इतनी एनर्जी से कोलिजन हो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए। इसके बाद ऐसी सुटेबल कंडीशन हो कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, या कोलिजन ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर ये 5 टाइम टकराया तो एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अगली बार फिर 4 टाइम टकराया तो एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अगली बार क्या हुआ कि ये 6 टाइम टकराया तो एक बार, और अगली बार फिर क्या हुआ 5 टाइम। तो ओवरऑल हुआ क्या, 20 टाइम टकराने पर 4 टाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो हमको पता क्या चला कि ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमको ये पता चला कि 5 टाइम पर 1 टाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये ऐसे 100 टाइम पर 25 टाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट कितने टाइम बन रहा है, वो हो सकता है 25 टाइम से कम, ज़्यादा तो हो नहीं सकता, कम ही होगा कुछ। ठीक है, वो हो सकता है कुछ और कम हो, कुछ और वैल्यू हो। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये पर्टिकुलर एंजाइम के लिए किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कंडीशन पर कांस्टेंट रहती हैं, और उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट कर दिया है K1 K2 K-1 K-2। K माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इससे माइनस करना, माइनस का मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड है, तो इसलिए K1 बोला गया, और वापस आ रहा है, बैक कर रहा है, इसलिए माइनस में जा रहा है, -1 बोला गया है। क्लियर।
तो अब हम लोग ध्यान देंगे, इस तरह से हम लोगों ने एक टिपिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन को समझ लिया। ठीक है, अब बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि एंजाइमेटिक काइनेटिक्स होती क्या है। तो जब कोई एक एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है तो उसमें उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस रेट को अल्टर करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। तो एंजाइमेटिक काइनेटिक्स के थ्रू हम लोग, या एंजाइम काइनेटिक्स के थ्रू हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट को गवर्न कर रहे हैं। क्लियर, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, या उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और इनहिबिटर है, लेकिन हम लोग कुछ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बारे में भी जानेंगे। टेम्परेचर को एक अलग वे में समझेंगे। क्या समझेंगे? तो बोला जा रहा है कि जब राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर देने का मतलब क्या हो रहा है, आपने ओवरऑल हीट एनर्जी दे दी, और हीट एनर्जी को तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट एनर्जी को चेंज कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी चेंजेबल होती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे आप अपने पंखे को क्या देते हो, पंखे को इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो, और पंखा उस एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम जनरेट करने में चेंज कर देता है। वैसे मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लगे। जब मूव करेंगे, ये जो यहाँ पे सिखाई है, तो कोलाइट करेंगे, और जब कोलाइट करेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और आगे की कहानी कुछ जनरेट होगी। तो कोलिजन होगा एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के बीच में, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। रिएक्शन की रेट का मतलब क्या हो रहा है, यूनिट टाइम पर किसी सबस्ट्रेट से कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर ज़्यादा कोलिजन होगा तो ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ज़्यादा सम कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा तो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा देखते हैं, बोला जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री पे बढ़ गया, 50 पे और बढ़ गया, 60 पे और, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम टाइप पॉलीमरेज टाइप के एंजाइम्स को छोड़ करके ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही इंक्रीज करती है। इसके ऊपर जाने पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, और इसके नीचे आने पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। दोनों में अंतर है। ठीक है, ऊपर जाने पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, जिसको रीनेचर नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई 40 डिग्री से 70 डिग्री पे चले जाएं और फिर से 40 पे आ जाएं तो एंजाइम रीनेचर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखा है, फिर धीरे धीरे ठंडा किया, तो फिर से एंजाइम रीनेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो उस समय हम लोग उसको डीनेचर ना कर करके इनएक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। क्या बताया जा रहा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, क्या बताया गया, यहाँ वाला फिर से देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ती है, इसके ऊपर जाने पे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, और जब एंजाइम ही डीनेचर हो गए भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो घटनी है ही है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैंने प्रीवियस वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल भी कराया था और खूब अच्छे से समझाया भी था। ठीक है, केवल डेफिनेशन देखते हैं। द फैक्टर बाय विच रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए, 10 से 20, 20 से 30, या 7 था, 7 से 17, 17 से 27, 37, 47, ऐसे करते जाइए, और देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन उसमें क्या चेंज आ रहा है। ये जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बहुत ज़्यादा जानना है, प्रीवियस वीडियो देखें, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके भी वहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मतलब वीडियो नंबर 23 को, जो एंजाइमोलॉजी पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से बेसिक जनरेट होंगे आपकी। ठीक है, शुरू में आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि तो पुराना बेसिक्स ही बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पुराना नया कुछ भी नहीं है। हम लोग वहाँ पर ब्रॉड वे में बहुत अच्छे से डिस्कस करें, एक्टिवेशन एनर्जी को भी, उस एनर्जी के थ्रू हमने एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन को भी समझाया है बहुत अच्छे से वहाँ पे। चलिए आ जाते हैं आगे। क्या बात कर रहे हैं भैया, बोले कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एक्टिव साइट्स का नंबर बढ़ेगा। जब एक्टिव साइट्स का नंबर बढ़ जाएगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए कितने सारे स्टार लगे हुए हैं, ये इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल रिपीट होता है और हर साल से क्वेश्चंस आते हैं। डीबीटी एग्जाम आने वाला है, उससे भी ढेर सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। चलिए देखते, बोला जा रहा फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज वी नॉट, कहीं के पे इसको इनिशियल वेलोसिटी भी कह रहे हैं, वो चीज़ अभी आगे आगे जैसे पढ़ेंगे समझते जाएंगे। वेरीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनकी एक अलग कहानी है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ में चेंज करते करते एंजाइमेटिक रिएक्शन वेरी कर जाती है। अब ये जरूरी नहीं बढ़े,
ये बढ़ती है, फिर बढ़ने की इंटेंसिटी जो है या मैग्नीट्यूड कह सकते हो वो घटता है, फिर एक समय बाद बढ़ना बंद हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वी नॉट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी या रिएक्शन की रेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर सेकंड या पर मिनट, यूनिट टाइम का मतलब हो रहा है, पर आवर भी बोल सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, बस यूनिट टाइम होना चाहिए, वन की बात हो रही है, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 साल, कुछ भी बोलो। ठीक है, हालांकि एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है इसलिए सेकंड या मिनट में ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए माइकलिस और मेंटन महोदय ने एक इक्वेशन डेराइव करी, जिस इक्वेशन को हम लोग चलिए सीखते हैं। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी है एक बस की कहानी सुनने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बस है, ऐसे इमेजिन करते हैं, और इस कहानी को सुनते ही आपके अंदर माइकलिस मेंटन इक्वेशन की एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आने वाली है। बस भी बहुत सुंदर सी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा सुंदर सी बन चुकी है। कंडीशन जान लेते हैं, ये बस हम लोगों वाली देसी बस नहीं है, बस खड़ी हो गई है और भरते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 50 लोग ही बैठेंगे बस में, केवल 50 लोग बस में बैठ सकते हैं, और सिर्फ बैठ ही सकते, खड़े होकर कोई जा नहीं सकता है। ठीक है, इधर से ही सवारी जाएंगी और इधर से जो भी पैसेंजर है इधर से इंटर करेगा, और जब उसका डेस्टिनेशन आ जाएगा तो वो इधर से उतरेगा। ठीक है, क्लियर। मान लेते हैं इधर से कोई एक उतरा, तो इधर से अब कोई एक और चढ़ सकता है, जब 2 उतरे तो 2 और चढ़ सकते हैं। क्लियर हो पा रही कंडीशन की नहीं? अब सोचो, आप खुद ही सोचिए, और आप लोग इसको फेस कर चुके हो। इमेजिन करते हैं कि कोई बस है, उसमें सवारियां चली गई, बैठने पहुंची, शुरू में 10 पहुंची अंदर, 50 सीट पूरी खाली है बस, तो 10 सवारी तो बहुत तेज़ी से, बहुत आराम से बैठ जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 20-30 और आई, तो उनको बैठने में भी दिक्कत होगी। हालांकि सीट है उनके लिए अवेलेबल, ऐसा नहीं कि सीट अवेलेबल नहीं, सीट अवेलेबल हैं, लेकिन अब उनको बैठने में जैसे जैसे सवारियों का नंबर आगे बढ़ता जाएगा टिल 50, कब तक? 50 तक, वैसे वैसे उनको बैठने में दिक्कत होगी। बोलेंगे ना, इधर किसको उधर किसको, थोड़ी जगह बनाओ भैया, यहाँ बैठ जाओ, अरे वहाँ बैठ जाइए भैया आराम से। ठीक है, तो ओवरऑल 50 तक जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बस में बैठने वालों को, या बैठने में, जो बोल सकते हो, बैठने में टाइम ज़्यादा लगता चला जाएगा। ठीक है, और 50 के बाद में अब कोई व्यवस्था बची नहीं है बैठने की। जब अगले का डेस्टिनेशन आएगा तब दूसरा इंटर करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं उस समय जिस समय बस आके खड़ी हुई, ठीक है, जिस समय बस आकर के खड़ी हुई उस समय 100 लोग हों, तो कितने लोग बैठेंगे? 50। 5000 हो, कितने बैठेंगे? 50। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठेंगे सिर्फ 50। कहानी हो गई ख़त्म। आ जाते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन में, और इसी कहानी को इसमें अप्लाई करके कुछ अलग तरह से सीखते हैं या फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीट को हम लोगों ने मान लिया है एंजाइम, और पैसेंजर को मान लिया है सबस्ट्रेट। क्लियर। और जो पैसेंजर उतर रहा है उस पैसेंजर को, इस पैसेंजर को हम लोगों ने प्रोडक्ट मान लिया है, इसको सबस्ट्रेट मान लिया है। यहाँ पर जो सीट है उसको एंजाइम मान लिया है। ठीक है, तो माइकलिस, अब यही काम होता है एंजाइम के साथ में भी। उन्होंने देखा जब एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए वैसे वैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने देखा क्या, कुछ समय बाद में जो रिएक्शन की रेट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गई। ठीक है, ऐसा ग्राफ ना मिल करके ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ये आया, या अभी 2 ही पॉइंट लेकर के चलते हैं, और दूसरा पॉइंट ये आया। एक पॉइंट वो आया जिस समय एंजाइम और सबस्ट्रेट में बीच में कोलिजन ईजिली हो पा रहा है, प्रोडक्ट ईजिली बन पा रहा है, और फिर धीरे धीरे दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, जब उनके बीच में कोलिजन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, और
लास्ट में क्या हुआ कि ठीक है चलिए भैया 50 लोग हो गए हैं फिट, ठीक है। तो जिस समय आसानी से बैठ पा रहे थे, जिस समय एंजाइम और सबस्ट्रेट का कोलिजन प्रॉपरली हो पा रहा था, इजीली हो पा रहा था, उस समय तक तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, और जिस समय फिट हो गया उस समय हमको एक फ्लैट लाइन मिली कि अब चाहे जितने आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन एक फ्लैट लाइन और इन दोनों के बीच में एक कर्व लाइन। तो इस ग्राफ में हमें 3 लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन, एक फ्लैट लाइन और तीसरी कौन सी हुई, कर्व लाइन। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक कर्व लाइन और यहाँ पर से आगे चल करके फ्लैट लाइन हमको मिलेगी। क्लियर। इस चीज़ को माइकलिस एंड मेंटन, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने देखा, ठीक है। और देख करके उन्होंने एक इक्वेशन दे दी। अब इक्वेशन की डेरिवेशन जो है वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इक्वेशन जाननी चाहिए, जो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आप वीडियो को तुरंत ही हटा करके कोई दूसरी वीडियो देखें, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन के डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इक्वेशन दिया कि V0 इज इक्वल टू V मैक्स मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस Km, और सबका मतलब उन्होंने बतलाया। बोला V0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, कोई अंतर नहीं आ रहा है यहाँ पर, हालांकि सुनने में अंतर है, ठीक है। E मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जब मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम कितना था 50, ठीक है। ऐसे रिएक्शन की रेट भी मैक्सिमम कितनी होती है, जितनी भी हो, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पे, उन कंडीशन को भी देखेंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और Km क्या है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर जानते हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को बोला क्या गया। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को बोला गया कि ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसमें हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ, मतलब V मैक्स बाई 2 एक्वायर हो जाए, उसे बोलते हैं, उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बोलते हैं Km। तो Km क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ना कि रिएक्शन की रेट, ठीक। दूसरी चीज़, अब कंफ्यूजन क्या करते हैं, कंफ्यूजन ये दे देते हैं कि भैया V मैक्स जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी बताया गया 100 पे, इमेजिन कर लेते हैं कहीं पर मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 100 मोल पर मिनट है, ठीक है। फिर पूछते हैं बताइए यहाँ पर Km क्या होगी, बहुत ध्यान से समझिए। V मैक्स बोला गया 100 है, बोला जा रहा बताइए यहाँ पर Km क्या होगी, आप खुद सोचिए क्या होगी। बोला जा रहा Km का फार्मूला भी दे देते हैं, अरे वो तो दया खा जाते हैं, तो बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बोला जा रहा V मैक्स बाई 2 है, चलिए Km बतलाइए, ठीक है। Km क्या है, V मैक्स बाई 2 है, चलिए Km बतलाइए। तो आपने तुरंत दे दिया 50, गलत गलत गलत, ऐसा कुछ नहीं, 50 नहीं होगा। अब आप ऐसा समझिए, आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो या आप 100 सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोऑपरेटिविटी होती है एक तरह की, 100 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है, आप 100 सीढ़ी चढ़ने में 10 मिनट लगा दिए, तो 50 सीढ़ी चढ़ने में कितने मिनट लगाए होगे, 10 मिनट लगा दिए, तो 50 सीढ़ी चढ़ने में कितने मिनट लगाए होगे, 5 मिनट नहीं, जल्दी चढ़े होगे। शुरुआत की 2-3 तो बहुत तेज चढ़ते हो, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो लास्ट में धीरे 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 आपकी स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पर सवारियाँ शुरुआत में बहुत तेज़ी से बैठी, बहुत तेज़ी से सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, बहुत तेज़ी से एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट मिला। लेकिन जैसे 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 सवारियाँ आती चली जा रही हैं, वैसे वैसे सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट्स के लिए compete करना पड़ रहा है। शुरू में तो बहुत आसानी से सीट मिल गई, लेकिन जैसे जैसे सवारियाँ आती जा रही है उनको सीट के लिए compete करना पड़ रहा, कंपटीशन करना पड़ रहा है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे में आपको कंफ्यूज करके और गलत आंसर आपसे ले लेते हैं, और ऑप्शन भी देते हैं, वो हमेशा देते हैं। V मैक्स अगर 100 दिए हैं तो Km की वैल्यू बाई 2, तो Km ऐसे पता नहीं किया जा सकता है,
Km फिर पता कैसे किया जा सकता है? Km एक कांस्टेंट होता है जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी गिवन सब एंजाइम के लिए कांस्टेंट रहता है। क्या बताया मैंने? Km इज अ कांस्टेंट which remain constant for a particular type of enzyme at the standard condition. What do you mean about standard condition? That is standard temperature, standard concentration of substrate, standard pH. ठीक है, तो ये वेरी करता है एंजाइम टू एंजाइम। ठीक है, क्लियर हो पारी बात कि नहीं? अब चलिए, हमने ये चीज़ प्रूफ करना है कि 50 नहीं होता है। वो मैंने अभी सीढ़ी चढ़ा करके भी दिखाया गया, बस पे सवारियां भी बैठा दी, बहुत कुछ कर दिया। ठीक है, तो उनको एक ग्राफ मिला, एक पॉइंट ये मिला जो Km क्या था? Km एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी। वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर है? ये कुछ है 50 से थोड़ा याद है, 52 के आसपास कहीं पे मान लेते हैं। तो हाफ वेलोसिटी कितनी होगी? वी मैक्स बाई 2 कितना होगा? 26 के आसपास, मतलब ये 30-20 के आसपास, यहाँ पे मान लेते हैं 26 है। तो यहाँ पर जो लाइन हमें मिली, क्लियर, यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिल रहा है, ये वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी का बाई 2 है या हाफ है। ठीक है, और तीसरा ये जो पॉइंट मिल रहा है ये Km हो गया। ये क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ तक रिएक्शन की रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियली और लॉजिस्टिकली दोनों में अंतर रहता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। क्लियर हो पा रही बात कि नहीं? एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियली लॉजिस्टिकली का भी आप यही समय फीलिंग ले लीजिए। जैसे मैंने बोला 100 सीढ़ी चढ़ने में 5-10 मिनट लग रहा है, तो 50 सीढ़ी चढ़ने में 5 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। 50 सीढ़ी जल्दी चढ़ जाते हैं आप, 2 ही मिनट में आगे अगली 50 सीढ़ी धीरे धीरे। तो जो एक्चुअली में जो हो रहा है वो लॉजिकली जो हो रहा है, एक्चुअली मतलब लॉजिकली, लॉजिक लगाइए आप अपना, वो लॉजिकली जो चेंज हो रहा है उसको लॉजिस्टिकली बोल रहे हैं। और जो एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या हो रहा है कि लगातार मल्टीपल वे में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028, इस तरह से 1028 नहीं 1024। ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंशियली जो बढ़ रहा है इसको एक्सपोनेंशियल। तो शुरू में कुछ पॉइंट तक एक्सपोनेंशियल, तो जहाँ तक एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है उसको हम लोग बोल दिए ए पॉइंट। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे आउटकम पाने वाले हैं। फिर बी और फिर सी। अब उम्मीद है ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आउटकम पे आ जाते हैं। आउटकम क्या है यहाँ पर? ठीक है, आउटकम क्या आ रहे हैं? आउटकम ये आ रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक कंडीशन है जहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो बहुत 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 ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? Km। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि Km ये मान लेते हैं 12 था, इसी ग्राफ में ही मान लेते जो है। ठीक है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, Km की वैल्यू 12 है। ठीक है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा है। कितनी है? मान लेते हैं 12,000 है। तो उस समय क्या होगा? एक 12 है, दूसरा 12,000 है, तो होगा क्या? होगा क्या कि Km का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, मतलब सबस्ट्रेट इस समय हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस समय हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि 12,000 में 12 जोड़ने पे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो बना क्या? वी मैक्स, इक्वेशन क्या डिराइव हो रही है? वी मैक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और ये कट जाएगा तो वी नॉट क्या होगा? वी मैक्स होगा। मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वही रिएक्शन की वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी फीलिंग लेनी है। अभी तक जीवन भर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रटते आ रहे हो, आज हम लोग सीखेंगे होता क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी है? वी मैक्स है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ लेते हैं। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई तरह की होती हैं, 0, 1, 2 या स्यूडो 2 या स्यूडो फर्स्ट। ठीक है, तो ये सब तो थोड़ा केमिस्ट्री में आता है, स्यूडो फर्स्ट, स्यूडो सेकंड। ठीक है, सब केमिस्ट्री में आता है, हम लोगों को मेनली इन दोनों के बारे में देखना है। अब समझ लेते हैं।
बात को समझो। जो सवारी मैंने आपको बस पे बताई थी, अगर मान लेते 100 सवारी होती, 200 होती, 500 होती, 5000 होती, 5 लाख होती इस बस में, इस बस पे बैठने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेस्टिनेशन पे कितनी सवारी पहुंच पाएंगी? 50। जब एक यहाँ से कोई निकलेगा तभी एक कोई चढ़ेगा। बाहर कितने खड़े हुए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब सवारी कितनी पहुंच रही, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सीट पे डिपेंड कर रहा है, एंजाइम पे डिपेंड कर रहा है, उसके एक्टिव साइट्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कि सबस्ट्रेट पे। तो जब रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट के ऊपर ना डिपेंड करे, ठीक है, जब रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट के ऊपर ना डिपेंड करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल जीवन भर से आप लोग पढ़ रहे हो, देखते हैं। जैसे CH4 कहते हैं ना, मीथेन का क्लोरीनेशन कराओ, Cl2 गिव्स, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रहा है, ठीक है। और ये कब हो रहा है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? जीवन भर से पढ़ रहे हो। जब सनलाइट हो, इमेजिन करो, ठीक है, जब सनलाइट हो, या इमेजिन ये ना करो, छोड़ो, एक दूसरा इमेजिनेशन जो आप ही लोग के काम आएगा, ठीक है। CO2 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6। खुश? ये वाला तो है आप लोग के कोर्स में, चलो देखते हैं, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पर? मान लेते हैं कि ये दो ना हो, ये खूब सारा हो, लेकिन ये ना हो, ठीक है, ये ना हो, ये रिएक्शन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा ये डिपेंड करता है क्लोरोफिल पे और इस पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्लोरोफिल पे और सनलाइट पे, इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ये बहुत सारा हो लेकिन ये ना हो तो रिएक्शन की रेट इस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे N2 प्लस 10H2 gives 2NH3 प्लस 7H2, ठीक है। कितना NH3 बन रहा है? ये मेन प्रोडक्ट है 2NH3। अगर हम H2 और बढ़ा दें, 7H2 ऐसे ही वापस मिल गया। अगर हम यहाँ पे 10H2 की जगह, ठीक है, 10H2 की जगह 20H2 कर देते, तब यहाँ पे H2 कितना मिल जाता हमको? 17H2 वापस मिल जाता। 100 कर देते हैं, कितना मिल जाता? 97 मिल जाता। NH3 कितना मिलता है? NH3 2 ही मिलता। ओवरऑल हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कितना N2 है, ना कि ये, ठीक है। ये इसको लिमिटिंग एजेंट भी इस समय में बोल सकते हैं, ठीक है। कितना N2 है, तो जितना N2 है उतना प्रोडक्ट बन रहा है। H2 तो अनलिमिटेड है, H2 डजेंट मैटर यहाँ पे, ठीक है। H2 का कोई मतलब नहीं। तो रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड कर रही है? रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है N2 पे। जब किसी रिएक्शन की रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ बात। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तब रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर ही नहीं रही थी। तो जब सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं कर रही होगी तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस समय हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिली, एन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। वीडियो समझ में आ रही है? अभी लाइक कर दीजिए, लाइक वाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, लाइक करते रहिए भैया। चलिए दूसरा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है? बहुत कम हो। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर बहुत कम हो, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज वेरी लेस देन Km, ठीक है। तो V नॉट आपका क्या आ जाएगा? मतलब अब
एस नहीं लिखना है, ठीक है, वेरी लेस। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी मैक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन, अब इस बार हमको एस नहीं लिखना है, ठीक है, एस नहीं लिखना, खाली के एम लिख देना है, ठीक है। तो क्या आएगा ये, अच्छा ये पूरा ये इतना क्या है, ये इतना कांस्टेंट ही तो है, वी मैक्स भी कांस्टेंट होता है किसी गिवन एंजाइम की किसी गिवन एंजाइम की गिवन कंसंट्रेशन पर या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, और के एम भी हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। कब होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, सब मैंने बता दिया पहले, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है। अच्छा एक यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को कि सर ये एस नीचे से आपने हटा दिया है, ऊपर वाला भी तो हटा दीजिए। भैया एक बात समझ लो, किसी चीज़ में जोड़ने से किसी पर्टिकुलर यूनिट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई या जोड़ने और घटाने, प्लस और माइनस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अभी बता रहा हूँ। जबकि डिवाइड और मल्टीप्लाई से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो ये मल्टीप्लाई में है, कैसे, 1000 में 2 जोड़ दीजिए तो 1002 होता है, लेकिन अगर 1000 में को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2000 हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे ना। तो यहाँ वाले को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ओवरऑल हुआ क्या, इतना तो कांस्टेंट ही हो गया, तो ये तो अपने आप में कांस्टेंट रहेगा। और इस दो कांस्टेंट का चाहे डिवाइड कर लो और चाहे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, चाहे ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, किन्हीं दो कांस्टेंट को, वो हमेशा एक कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। दो कांस्टेंट का कुछ भी करिए, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन कुछ भी करिए, डजंट मैटर, it always gives a constant which can be denoted as k. Now you can say that V naught is equal to k molar concentration of substrate, or V naught is directly proportional to molar concentration of substrate। मतलब V naught क्या है, रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाइए और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाइए, रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। जैसे नाइट्रोजन वाले केस में बताया था, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, NH3 का अमाउंट बढ़ता जाएगा, रिएक्शन की रेट बढ़ती चली जाएगी। क्लियर, ठीक है। ये कब मिलेगा, ये हमको यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉलो हो रही है, इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो हो रही है, इधर इससे आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो हो रही है, इसके आगे जीरो ऑर्डर फॉलो हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फॉलो हो रही है, लिखे दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में, इससे आगे जीरो, और यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ इसी के बीच का फॉलो होगा, तो फर्स्ट और जीरो के बीच का फॉलो होगा। बोलो भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब बात आ रही कि सर ये Km जो है वो Vmax/2 होता है, ये प्रूफ कैसे हुआ, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से, बहुत तेज़ी से। तो देखते हैं Km Vmax/2 होता है, इसको चीज़ को समझते हैं बात को। देखो इस स्तर से जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल छूटने वाले नहीं हैं। बच्चे बायो वाले क्या करते हैं, एक तो पार्ट ए छोड़ के आते हैं, हमको तो ऐसे ऐसे अपने ही बैचमेट्स मिले वो पार्ट ए छोड़ दिए हैं, पूरा न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, तो बचा क्या, ठीक है। DBT जैसे एग्ज़ाम्स, जो ICMR जैसे एग्ज़ाम्स हैं, वो सब तो इसी पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है वो चीज़। मेरी तो सिर्फ एक बात मानना है मुझे कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और वो चीज़ अगर आपको सीखनी तो आप सीखिए। उसके लिए ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, दूसरा जन्म लेंगे, फिर सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें गिटार बजाना है, नहीं बजाएंगे क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमको नॉर्मल मैथ नहीं आती है तो वो गलत बात है। बात को ध्यान से समझिए। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व छोड़ रहे हो और उसके बिना एग्ज़ाम रुक रहा है तो उसके लिए क्या करना है, आपके साथियों को आ रहा है न्यूमेरिकल, आपके साथियों को मैथ्स थोड़ी बहुत आ रही है, आपको नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको मेहनत करना है, आपको मरना नहीं है, दूसरा जन्म नहीं लेना है। बात समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो क्या है यहाँ पर, मान लेते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमने इतना रखा है जितना Km है, कि हमको बस Km मिल जाए। अभी Km के बारे में कुछ बातें और बताएंगे, ठीक है। Km ही मिल जाए तब क्या हो रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इतना रखा है Km मिले, मतलब कुछ 12 रखा है, तो होगा क्या
तो हम इसको Km को भी हम लोग मान सकते हैं, मतलब ये 2 है और ये भी 2 ही हो जाए। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैंने 12 रखी, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ही तो कह सकते हैं एक तरह से। तो हुआ क्या, V0 इज इक्वल टू V मैक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, और प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कट गया, तो बचा क्या, V0 इक्वल टू V मैक्स बाई 2। कब, ये कब मिला हमें, V0 इज इक्वल टू V मैक्स बाई 2 कब मिला, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के बराबर थी। तो Km क्या हो गया फिर, Km सबस्ट्रेट की वो कंसेंट, अब देखो क्या बोला मैंने, V0 इक्वल टू V मैक्स बाई 2, ये कब मिला, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के बराबर थी। अब उल्टा भागते हैं, तो Km क्या हुआ, Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन की वेलोसिटी V मैक्स बाई 2 हो जाए, ठीक है। और ये वैल्यू किसी गिवन एंजाइम के लिए कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब 2 एग्जांपल लेकर के चलते हैं। किसी गिवन एंजाइम का Km जितना ज़्यादा होगा, Km के बारे में मैंने नोट्स में नहीं ऐड किया है, आप लोग ऐड जरूर कर लीजिएगा। Km जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेकर के चलते हैं, ठीक है, एंजाइम की या एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे, इफिशियंसी पे बोल सकते हो, एंजाइमेटिक इफिशियंसी बोल सकते हो। मतलब जिसका Km जितना कम होगा उसकी एंजाइमेटिक इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा इफिशियंट होगा किसी भी जिस किसी एंजाइम की Km जितना कम होगा उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इफिशियंसी, एक्टिविटी, कुछ भी बोलो, इट डजेंट मैटर, फीलिंग समझो। मतलब वो उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसके अंदर कि वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रोसीड करा पाए। जिसका Km जितना कम होगा, ज़्यादा होगा, उसकी एंजाइमेटिक इफिशियंसी कम होगी। मतलब एक Km का एंजाइमेटिक, जैसे 2 एंजाइम आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, एक होता है ग्लूकोकाइनेज और एक होता है हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज होता है लीवर में और हेक्सोकाइनेज होता है हर जगह। मैंने याद रखने का तरीका बनाया था, हर जगह मतलब मसल्स में, नॉर्मल मसल्स में, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज होता है लीवर में और इसकी Km की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एंजाइमेटिक इफिशियंसी कम होती है और इसकी Km की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसकी एंजाइमेटिक इफिशियंसी बहुत कम होती है। अब बात में बना रहे सर इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत ही कम मात्रा अगर ग्लूकोज की होगी तब भी ये एंजाइमेटिक इफिशियंसी का मतलब, एंजाइमेटिक इफिशियंसी का मतलब किसी की Km वैल्यू यहाँ पर है, किसी की Km वैल्यू यहाँ पे है, तो जिसकी Km वैल्यू 50 है कहीं मान लेते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, तब वो अपनी हाफ वेलोसिटी को अचीव कर पाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो बहुत देर लगा पाएगा, सोच पा रहे हो ना बात को। लेकिन जिसकी 12 भी है तो वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे भी सबस्ट्रेट के बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करा देगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लीवर में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस तब होगी जब आप ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लो। थोड़ा सा ही ग्लूकोज लिए 2 पार्ले जी खा करके लीवर में ग्लाइकोजन थोड़ी नहीं जमा होगी भैया, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। वीडियो लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने ध्यान से सुन लीजिए, भागिए ना भैया, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जूनियर्स को, सीनियर्स को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, अभी आने वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स से या इक्वेशन से कैसे इसके दूसरे फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिराइव हुए, जैसे कि लाइन वीवर वर्क प्लॉट कैसे डिराइव हुआ, या और भी कई तरह के इक्वेशन जैसे हॉफ्स्टी वगैरह, ईडेन हॉफ्स्टी वगैरह इक्वेशन जिस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं वो कैसे डिराइव हो रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स से, या बोल सकते हो लाइन वीवर वर्क प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर साल आते हैं, उसको मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। तो ऐसा कुछ आने वाली वीडियोस में हम लोग
पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हैंस वुल्फ प्लॉट भी देखेंगे और ईडी हॉफ्स्टी प्लॉट को भी देखेंगे, और देखेंगे क्या, इजीली समझते चले जाएंगे, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।